बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अपर जीआईटी। तो अपर जीआईटी में हमने स्टोमक वाला पोर्शन कर लिया था, सॉरी इसोफेगस वाला कर लिया था। अब बारी है स्टोमक वाले पोर्शन की। स्टोमक वाले पोर्शन से स्टोमक और डोडिनम, यहाँ से एक ही सवाल आएगा, वो है डोडिनल अल्सर। यहाँ पे सिंपल डोडिनल अल्सर को डायग्नोस नहीं करना होगा, पेप्टिक अल्सर डिजीज को डायग्नोस नहीं करना होगा, बल्कि पेप्टिक अल्सर डिजीज की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अब पेप्टिक अल्सर डिजीज दो तरह का होता है, गैस्ट्रिक अल्सर और डोडिनल अल्सर। इनका कंपैरिजन भी पढ़ना है हमने। और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की 2 मेन कॉम्प्लिकेशन होती है, या तो वो फट जाएगा, परफोरेट हो जाएगा। और जब भी कोई विसरा परफोरेट होता है, इंट्रापेरिटोनियल विसरा, तो उसकी ब्लीडिंग पेरिटोनियल कैविटी में जाती है और वो सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस कराती है। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस के अंदर क्या होता है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, डिफ्यूज टेंडरनेस होती है, गार्डिंग होता है, रिजिडिटी आपको देखने को मिलती होती है। जबकि जो ब्लीडिंग होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, स्पेसिफिकली जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है, वो डोडिनम को इन्वॉल्व करता है। डोडिनल अल्सर होता है, D1 पार्ट के अंदर होता है। तो जो इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, वहाँ से एक आर्टरी गुजर रही होती है, उसका नाम है गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। तो जो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी होती है, वो अल्सर की वजह से इरोड हो जाएगी और ब्लीडिंग हो जाएगी। और जो अपर जीआई ब्लीडिंग होती है, उसमें क्या होता है, हेमाटोमेसिस और मेलिना आपको देखने को मिल सकता होता है। ठीक है, बाकी और क्या आपको देखने को मिल सकता होता है, लाइक हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जब ब्लीडिंग होती है तो बंदा किस में चला जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर, और जब इन्फ्लेमेशन होती है बंदा जाएगा सेप्टिक शॉक के अंदर। लेकिन मेनली अगर आपको हाइपोवोलेमिक शॉक वाले फीचर दिए हो और अपर जीआई ब्लीडिंग दी हो, दैट मीन्स कि वो ब्लीड हो गया पेप्टिक अल्सर। लेकिन अगर वो कहने का मतलब है कि एक्यूट एब्डोमेन की हिस्ट्री दी हो, वैसे ठीक है, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर के अंदर के बोर्ड लाइक रिजिडिटी, गार्डिंग होती है, तो ये आपको किस में इंडिकेट करते हैं, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के अंदर। अब इन दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ परफोरेट हो गया है, तो आपने पेट खोलना है, उसको बोलते हैं लेप्रोटमी। लेप्रोटमी के बाद आपने उस पार्ट को रिपेयर करना होता है, लाइक आप मेंटल पैच, ग्राहम्स रिपेयर करते होते हैं। या अगर ब्लीड कर रहा है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, तो आपने इस केस में क्या करना होता है, इस केस में आपने हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है। लाइक आप अपर जीआई एंडोस्कोपी करोगे, एड्रेनालिन डालोगे, एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन डालोगे, टर्लीप्रेसिन इंक्लूड कर दोगे, ओके, बैंड लाइगेशन करोगे, यानी आप यहाँ पे आप ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करोगे। ठीक हो गया, तो दोनों की मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पर पास पेपर में बस यही 2 सवाल आए हुए हैं, बाकी मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं स्टोमक के अंदर, वो हम सारे यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट कर लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। ओके, एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, हमने इस चैप्टर में कवर किया था गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन को। हमने ओके, तो ये वाला फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला इस चैप्टर के अंदर हमने इसको कवर किया था। तो इसके अंदर क्या होता है, जो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें सक्सेशन स्प्लैश होता है, वॉमिटिंग होती है। जिस तरह इन्फेंट के अंदर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इस तरह अडल्ट के अंदर क्या होता है, अडल्ट के अंदर ये होता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। वही प्रेजेंटेशन होती है, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, एब्डोमेन की डिस्टेंशन होती है, सक्सेशन स्प्लैश देखने को मिलता होता है। ओके, और गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो काम की बात बता रहा हूँ, वो फ्लूइड ऑफ द चॉइस क्या होती है, नॉर्मल सलाइन होती है। ओके, ठीक हो गया। और जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है वो रैमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी होती है। ओके, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर जो फ्लूइड ऑफ द चॉइस है वो क्या होता है, वो आपका नॉर्मल सलाइन है। अच्छा, ये बता दूं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग में HCl निकल जाएगा, मतलब हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोनेट्रेमिक, हाइपरकैल्सेमिक, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस विद नॉर्मल अनाइन गैप होगा। ठीक हो गया, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गया है, एसिड भी कम हो गया है, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो गया है, नॉर्मल अनाइन गैप है। इसके अंदर आप नॉर्मल सलाइन देते हो, रैम स्टेट पैलेरोमायोटोमी करते हैं। रिंगर लैक्टेट क्यों नहीं देते, क्योंकि रिंगर लैक्टेट जो होता है ना, अब रिंगर लैक्टेट, लैक्टेट ये ना समझना कि एसिड को बढ़ाने वाला है। जो लैक्टेट होता है ना पोर्शन, ये लिवर में जाके बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑलरेडी बंदा अल्कलॉसिस में गया हुआ है तो बंदे की फौरन डेथ हो जाती है। इसमें एक और काम भी होता है, वो है पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। ओके, अब पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया का मतलब है कि पीएच क्या हुई हुई है, ज़्यादा हुई हुई है, अल्कलॉसिस है, बॉडी को हाइड्रोजन को रिटेन करना चाहिए था, यानी इंक्रीज पीएच के अंदर जो रीनल है ना, वो एक्सक्रीट कर रहा है हाइड्रोजन आयन को। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि पोटेशियम का भी लॉस्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया, ओके, और सोडियम का भी लॉस हुआ हुआ है। तो जो हमने सोडियम और पोटेशियम को कंजर्व कराना है इन रिटर्न ऑफ हाइड्रोजन, ठीक हो गया, ये आ जाएगा। इसके अलावा एक अबेरेंट सबम्यूकोसल ब्लीडिंग होती है, जो अबेरेंट सबम्यूकोसल ब्लीडिंग है उसको बोलते हैं डिलोफाइलियन बोलते हैं। ठीक हो गया, या अपर जीआई ब्लीडिंग के अंदर होती है। और अपर जीआई ब्लीडिंग में 2 प्रेजेंटेशन होती है, हेमाटोमेसिस या मेलिना, ब्लैक टेरी स्टूल को बोलते हैं मेलिना, जबकि लोअर जीआई ब्लीडिंग को हम बोलते होते हैं हम हेमाटोचीजिया, फ्रेश ब्लीडिंग होती है। जो अपर जीआई ब्लीडिंग और लोअर जीआई ब्लीडिंग को सेपरेट करने वाला जो लैंडमार्क होता है, वो ड्यूटीनो-जूजिनल फ्लैक्चर होता है, जहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है, उसका नाम है लिगामेंट ऑफ लीड्स। ओके,
मिलौरी बॉडीज़ आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में देखने को मिलती है। एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्टोमक क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोमक ब्रेन की शक्ल ले लेता है, यानी स्टोमक के अंदर भी गाढ़ाई और सल्काई आना शुरू हो जाती है। सेरेब्रिफॉर्म अपीयरेंस होती है स्टोमक की। तो जो सेरेब्रिफॉर्म अपीयरेंस होती है, ये मैनी ट्राई डिज़ीज़ के अंदर होती है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा की हाइपर सिक्रेशन होती है और आपको क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक रुगाई की ज़्यादा प्रोमिनेंस देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें आपको प्रोटीन लूज़िंग एंटीरोपैथी देखने को मिलती है, क्योंकि फोल्ड इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, पेप्सिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता, तो प्रोटीन लूज़िंग एंटीरोपैथी हो जाएगा, हाइपोएल्ब्यूमिनुमिया हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि म्यूकस लॉस ऑफ म्यूकस हो रहा है। ओके, ठीक हो गया, ये हो जाएगा। एक कंडीशन है जिसमें स्टोमक तरबूज बन जाएगा, उसको बोलते हैं वाटरमेलन स्टोमक। वाटरमेलन स्टोमक होता है गेव के अंदर, गैस्ट्रिक एंट्रल वास्कुलर एक्टेजिया के अंदर होता है, ठीक है? और ये एंट्रम के अंदर अपर जीआई ब्लीडिंग कराता होता है। अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमने एपीसी करना है, आर्गन फोटोकोगुलेशन आपने करनी होती है। अब स्टोमक का जो कैंसर होता है, स्टोमक के कैंसर की कुछ क्लासिफिकेशन होती है, लाइक क्रॉस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं बोरमैन, तो माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन को बोलते हैं लॉरेन क्लासिफिकेशन होती है, ठीक हो गया। लॉरेन के अंदर क्या होता है, वो 2 में डिवाइड हो जाता है, एडिनोकार्सिनोमा, एक इंटेस्टिनल होता है, दूसरा डिफ्यूज होता है। बोरमैन के अंदर वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, बोरमैन के अंदर अ, आगे जाके यस, बोरमैन के अंदर आपने जो ग्रोथ क्लासिफिकेशन होती है, बता देता हूँ, स्टोमक के कैंसर की 2 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, बोरमैन और लॉरेन होती है। बोरमैन ग्रॉस होती है, लॉरेन क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है। जो बोरमैन होती है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर स्टोमक का पार्ट प्रोट्रूडेड हो, ओके, यानी या तो प्रोट्रूडेड हो या डिप्रेस्ड हो। प्रोट्रूडेड पोलीपॉइडल वेल डिमार्केटेड मास है, तो वो ग्रेड 1 के अंदर या टाइप 1 के अंदर आता होता है। टाइप 2 के अंदर अल्सरेटेड होगा लेकिन शार्प मार्जिन होंगे, जबकि टाइप 3 के अंदर अल्सरेटेड होगा, मार्जिन ही नहीं होगी, जबकि टाइप 4 के अंदर डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव होगा विदाउट अल्सरेशन, ठीक हो गया। जबकि लॉरेन के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक में डिफ्यूज और इंटेस्टिनल होता है। डिफ्यूज के अंदर सिंगुलर ट्रेन सेल होती है, ई कैडरिन जीन की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो मैंने नोट किया हुआ है, जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होता है वो डुओडेनम में होता है, स्टोमक के अंदर होता है। डुओडेनम के अंदर कहाँ पे होता है? डी1 पार्ट में होता है, ओके, प्रॉक्सिमल पार्ट डुओडेनम के अंदर होता है। जबकि स्टोमक के अंदर लेज़र कर्वेचर कभी होता है एंगुलरिस इंसुलरा, इस पार्ट में आपको देखने को मिलता होता है, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, पहला सवाल है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर। एक ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर मोस्टली डुओडेनम को इन्वॉल्व करता है। डुओडेनम के अगर एंटीरियर वॉल की इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे परफोरेशन होती है, यानी डुओडेनम के एंटीरियर वॉल की परफोरेशन होती है। और डुओडेनम के पोस्टीरियर वॉल से क्या होती है, अगर पोस्टीरियर वॉल के अल्सर है तो वहाँ पे इरोजन होती है, और इरोजन कौन सी आर्टरी से होती है? गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी से आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर? तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, और स्टोमक के अंदर कुछ स्ट्रेस अल्सर भी होती है, जो स्ट्रेस की वजह से, सर्जरी और ट्रॉमा के स्ट्रेस की वजह से होते हैं। वो मोस्टली कहाँ पे होते हैं? फंडस में होते हैं। और याद करना, वही जब भी सर्जरी से पहले हर पेशेंट को पीपीआई देते होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। चलो सही है। अब हम ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर को पढ़ लेते हैं। ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के अंदर आपको कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का रिस्क फैक्टर दिया होगा, लाइक एनसैड, अल्कोहल या स्मोकिंग करता होगा। फिर अचानक उसको हेमाटोमेसिस आएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक आएगा, अपर जीआई ब्लीडिंग आएगा। तो यहाँ पे लिखा है जीआई ब्लीडिंग है। ओके, ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है। अब जीआई ब्लीडिंग को कैसे रोकोगे आप? ठीक हो गया। तो जीआई ब्लीडिंग को सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिशन करोगे, रिससिटेट करोगे। ठीक हो गया। रिससिटेट के अंदर आप एनजीओ डालोगे, फ्लूइड को बाहर निकालोगे, आईवी लाइन लगा लो, आईवी फ्लूइड्स दोगे, वाइटल्स को मॉनिटर करोगे। ओके, और अर्ली इन्वेस्टिगेशन अपने जो 2 वाइड बोर्ड नीडल्स डाली थी, एक से फ्लूइड दे दोगे, दूसरे से ब्लड निकाल के आप क्या कर लोगे, आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लोगे। ओके, तो ये मोटी-मोटी है। बाकी मेडिकल थेरेपी के अंदर आप H2 ब्लॉकर, पीपीआई और ट्राइनेक्सामिक एसिड दोगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ओके, फिर आप कराओगे अपर जीआई एंडोस्कोपी, जो कि डायग्नोस्टिक भी होती है, थेरापेटिक भी होती है। इसमें सबसे पहले आप एड्रेनालिन इंजेक्शन दोगे। ओके, इंजेक्शन से, कॉटरी से और क्लिपिंग से, इन 3 चीज़ों से, एसीसी से आप रोकने की कोशिश करोगे ब्लीडिंग को। अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते होते हैं। और अगर ब्लीडिंग वापस आ रही है तो जो न्यू टेक्निक आई है वो है एंजियोग्राफी विद ट्रांसकैथेटर एम्बोलाइजेशन। ट्रांसकैथेटर एम्बोलाइजेशन ये रीसेंट टेक्निक होती है। अगर इससे ठीक नहीं हो रहा एंडोस्कोपी से, तो सर्जरी में आ जाओगे। सर्जरी में डायरेक्ट कंप्रेशन आ जाएगा। ओके, या फिर आपने वेगस की सिक्रेशन को रोक देना है कि पेप्टिक अल्सर मजीद ना हो, ब्लीड ना करे, तो आपने ट्रंकल वेगोटमी करना, पाइलोरस को रिपेयर करना है, स्ट्रेटन करना है पाइलोरस को, जिसको पाइलोरोप्लास्टी कहते हैं। या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करेंगे विद रोएक्सन वाई, यानी रोएक्सन वाई को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी कहते होते हैं। ठीक हो गया। तो गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी का सिंड्रोम हो जाता है रोएक्सन वाई की वजह से। ओके, यहाँ पे एक सिंड्रोम हो जाएगा, ट्रम्पिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है? ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, पेन और डायरिया देखने को मिलता होता है। क्लियर? समझ आ गया? डायरेक्ट कंप्रेशन, ट्रंकल वेगोटमी और पाइलोरोप्लास्टी है। और तीसरा पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी विद रो एक्स एंड वाई, जिसमें स्टोमक के कुछ पार्ट को निकाल देते हैं और स्टोमक को जोड़ देते हैं जुजिनम के साथ।
ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे एक और है कि मॉडर्न टेक्निक कौन सी है जो आपको बताया था, एंजियोग्राफी ट्रांस कैथेटर एम्बोलाइजेशन। अब सर्जरी आपने क्या करनी है, अच्छा यहाँ पे देखा है कि अपर जीआई ब्लीडिंग क्या होती है, जो कि लिगामेंट ऑफ टीथ से ऊपर होती है, नीचे वाली लोअर जीआई ब्लीडिंग होती है। अपर जीआई ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज। या अपर जीआई ब्लीडिंग का काज सप्लीनोमेगाली वाले पेशेंट के अंदर इसोफेजियल वायरसेस होता है। ओके, लोअर जीआई ब्लीडिंग का काज बच्चों के अंदर रेक्टल पॉलिप, अडल्ट के अंदर हेमोरॉइड्स, और एल्डरली पेशेंट थोड़ा बूढ़ा पेशेंट है तो डायवर्टिकुलोसिस होता है। ओके, अब मैंने बताया था सबसे पहले आपने मेडिकल मैनेजमेंट किया, फिर एंडोस्कोपी किया, फिर सर्जरी किया। सर्जरी कब करनी होती है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया, या रीब्लीडिंग हो रही है, या आपको विजिबल वेसल नजर आ रही है अल्सर की बेस के अंदर, ठीक हो गया, एल्डरली या अनफिट पेशेंट के अंदर, या जिसको ज़्यादा ब्लड लग रहा हो, या एंडोस्कोपी अवेलेबल ना हो, ठीक हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं अपर जीआई ब्लीडिंग। अच्छा, अपर जीआई ब्लीडिंग के अंदर यहाँ पे लिखा है मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लीडिंग लोअर जीआई में डायवर्टिकुलोसिस लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अपर जीआई ब्लीडिंग के ड्यूटीज क्या होते हैं, डिफरेंशियल्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर डिजीज। इसके अलावा आपने इसोफेजियल वायरसेस बता देना है। इसके अलावा स्टोमक इन्फ्लेमेशन करा दो, इसोफेगस इन्फ्लेमेशन करा दो, गैस्ट्राइटिस या इसोफेजाइटिस हो जाएगा, मिलोरे वे सिंड्रोम की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, इसोफेजियल या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, डिलोफाइलियन इसकी वजह से भी आपको देखने को मिल सकती होती है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर तो आपको हो जाएगा। अब हम कुछ इज़ाफ़ी चीज़ देख लेते हैं। अच्छा, गैस्ट्रोजुनोस्टोमी की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? डंपिंग सिंड्रोम, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होता है, एक अर्ली डंपिंग होता है जो कि अ, अर्ली रिफ्लक्स ऑफ, यानी जो हाई कंटेंट होते हैं ऑस्मोलैरिटी के, वो चले जाते हैं इंटेस्टाइन में, उसकी वजह से अर्ली डंपिंग सिंड्रोम होता है ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होने की वजह से। जो लेट डंपिंग सिंड्रोम होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज्ड बाय इंसुलिन की वजह से होता है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। ओके, अच्छा, मैंने कहा था कि अडल्ट के अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इन्फेंट के अंदर होती है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, 2 से लेकर 3 हफ्ते या 4 से लेकर 6 हफ्तों के बाद जाके प्रेजेंट करती होती है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल नॉन पिलस वॉमिटिंग होती है, कॉन्जेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल नॉन पिलस वॉमिटिंग होती है, और आपको पेरिस्टाल्सिस विजिबल होती है स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड के अंदर, क्योंकि स्टोमक लेफ्ट में पड़ा हुआ है और डुओडेनम राइट साइड पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन स्टोमक के आउटफ्लो के अंदर है, पाइलोरस के अंदर, यानी जो पेरिस्टाल्सिस होगी वो स्टोमक से डुओडेनम के अंदर होगी। एपिगैस्ट्रियम के अंदर ऑलिव लाइक मैस होगा। ओके, और ये जो होता है एरिथ्रोमाइसिन की वजह से होता है। एरिथ्रोमाइसिन अगर प्रेगनेंसी में इस्तेमाल किया तो उसकी वजह से हो सकता है। मेल चाइल्ड ज़्यादा अफेक्टेड होता है। ओके, और इसके अंदर आपको सिंगल बबल मिलेगा आपको। ओके, स्टोमक का सिंगल बबल। ओके, अगर डबल बबल मिल जाए दैट मीन्स कि डुओडेनल एट्रेसिया, अगर ट्रिपल बबल मिल जाए दैट मीन्स जूजिनल एट्रेसिया होता है। इसमें एक और चीज़ होती है पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। अब पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया का क्या मैकेनिज्म होता है, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ये लिखा है पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। पहले वॉमिटिंग हुआ या सेक्वेस्ट्रेशन हुआ, एचसीएल फ्लूइड निकल गया बॉडी से। ओके, तो एचसीएल और यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड की डिप्लीशन हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो गया। अब सेल्स के अंदर, स्टोमक के सेल्स के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप काम कर रहा होता है। वो क्या करेगा, ओके, वो ओके, अब उसने एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच को मेंटेन करना, तो वो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को अंदर भेजेगा, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर पोटेशियम की कमी हो गया है तो किडनी के अंदर क्या होगा, किडनी के अंदर पोटेशियम की तो कमी हुई है, तो जो हाइड्रोजन की सिक्रेशन होगी वो इन एक्सचेंज होगी सोडियम के, क्योंकि पोटेशियम की तो डिप्लीशन हुई पड़ी है, और पोटेशियम की डिप्लीशन एल्डोस्टेरोन की वजह से भी हुई हुई है। ओके, अब उसकी वजह से क्या होगा, काउंटर एक्सचेंज की वजह से ना, सोडियम को बचाने के लिए आपको हाइड्रोजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आइसोटोनिक सलाइन देना पड़ता है, नॉर्मल सलाइन, या पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन देनी होती है, या सर्जरी के अंदर रैमस्टेड पायलोरोमायोटोमी होती है, और ये इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस आपको देखने को मिलती होती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे आप, एबीजी कराओगे और अपर जीआई एंडोस्कोपी कराओगे। ओके, ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या कहा है। आगे इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होती है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन होती है इस केस के अंदर। उस केस के अंदर आपको क्या मिलेगा, डबल ट्रैक साइन मिलेगा, या मशरूम साइन मिलेगा, या स्ट्रिंग साइन मिलेगा। डुओडेनल एट्रेसिया के अंदर डबल बबल साइन है, इसमें मशरूम या स्ट्रिंग साइन देखने को मिलता होता है। अब इसका फ्लूइड्स कौन सा होता है, ओके, अब इसमें फ्लूइड्स आपने भी नॉर्मल सलाइन से भी हाफ देने होते हैं, 0.5 नॉर्मल सलाइन आपने देना होता है। ओके, इसके अलावा डेक्सट्रोस आ जाएगा, और दूसरी तरफ केसीएल आ जाएगा। सर्जरी के अंदर क्या होती है, रैमस्टेड पायलोरोमायोटोमी आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये पार्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। विगोटमी का मतलब क्या होता है, विगोटमी का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम वेगस नर्व को काट रहे होते हैं। अब ये ट्रंकल विगोटमी है, सिलेक्टिव है या हाईली सिलेक्टिव है। जो हाईली सिलेक्टिव होती है ये क्रॉनिक डुओडेनल अल्सर के अंदर होती है, लेकिन अगर बार बार डुओडेनल अल्सर आ रहा है तो जान ही छड़ाओ उसे, तो ट्रंकल विगोटमी करेगी। अच्छा, जो हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होती है, इसमें क्या होती है, नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, लेकिन बिलस वॉमिटिंग किन किन केस में होती है, उसमें डुओडेनल एट्रेसिया जिसमें डबल बबल साइन आता है, एनुलर पेनक्रियास रिंग शेप होता है जिसमें डुओडेनल डुओडेनोस्टोमी करते होते हैं, कॉन्जेनिटल में डिगेट वॉल्वुलस है, और लास्ट में हर्शब्रांग डिजीज होता है जिसमें फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी लेते हैं, एनोमेट्री या मैनोमेट्री करते होते हैं इरस रीजन की। ओके, ऑलमोस्ट आपको सारा समझ आ गया होगा।
अब पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ का जो मोस्ट कॉमन काज़ होता है वो एच पायलोरी होता है। अब एच पायलोरी के बारे में क्या पॉइंट्स आपने रट्टा मारने हैं। एच पायलोरी के बायोप्सी के ऊपर आप रैपिड यूरियस टेस्ट होते हैं, यानी एच पायलोरी के इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टेस्ट होती है। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर ट्रिपल थेरेपी होती है, कैप थेरेपी और क्वाड्रपल के अंदर बिस्मथ आ जाएगा, ओके। क्लैरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिलिन, पेनिसिलिन है, और जबकि क्वाड्रपल के अंदर क्या आ जाएगा, क्वाड्रपल के अंदर आपका आ जाएगा टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, ओके, बिस्मथ आ जाएगा, ओके। इसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल और पीपीआई तो आपके आज ही ऑलरेडी आते ही आते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं अल्सर वाला, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर, ओके। जो हमने पढ़ा था कि जो अल्सर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर होते हैं। मोस्ट कॉमन जो अल्सर होते हैं वो ड्यूडेनल अल्सर होते हैं। जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ना, ओके, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं वो ज़्यादातर कॉमन होती है लेज़र कर्वेचर ऑफ स्टमक के अंदर, एंगुलारिस इंफ्यूजरा के अंदर होती है। जो ड्यूडेनल अल्सर होती है D1 पार्ट के अंदर होते हैं। अब गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, वो इमीडिएटली होता है आफ्टर टेकिंग फूड। जबकि ड्यूडेनल अल्सर के अंदर 2 से लेकर 3 घंटों के बाद आपको पेन देखने को मिलता होता है, यानी रोटी खाएगा अल्कलाइन सिक्रेशन प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रलाइज कर लेगी, लेकिन स्टमक के अंदर रोटी खाएगा एसिड प्रोड्यूस होगा और नुकसान पहुंचा देगा। जो गैस्ट्रिक अल्सर होती है वो मोस्टली क्या करते होते हैं, परफोरेट करते होते हैं, ओके। परफोरेशन स्पेसिफिकली एंटीरियर वाला, जो ड्यूटेनम वाला वो परफोरेशन होती है लेकिन कम होती है, लेकिन पोस्टीरियरली परफोरेशन भी एंटीरियर से आगे से ही होती है, पीछे से ब्लीडिंग होती है। जबकि जो ड्यूटेनल अल्सर होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्लीड करते होते हैं, स्पेसिफिकली पोस्टीरियर वाले, ठीक हो गया, ओके। बीडी से रट्टा मार सकते हो, ब्लीड करते होते हैं, ओके। और जब परफोरेशन होती है तो पैरोटिनाइटिस होती है, अपर जीआई से एंडोस्कोपी लेते होते हैं, यानी जो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर बायोप्सी लेती है, क्योंकि इसमें मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। ड्यूडेनल अल्सर के अंदर कोई बायोप्सी शायोप्सी नहीं लेते होते। अब इसका जो ट्रीटमेंट है गैस्ट्रिक अल्सर का, मेन ट्रीटमेंट जो होता है वो बिलिरोथ टाइप 1 और टाइप 2 एनास्टोमोसिस होता है, जबकि ड्यूडेनल अल्सर का जो होता है मेन, वो वेगोटमी होता है, ठीक हो गया, ओके। अब जो आपका होता है वेगोटमी, ओके। अब वेगोटमी 2 तरह का होता है, ट्रंकल और सिलेक्टिव, एक हाइली सिलेक्टिव भी होता है। जो ट्रंकल वेगोटमी होता है इसमें पाइलोरस ब्रांच को कट कर देते हैं और पाइलोरस को स्ट्रेट कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, उसको बोलते हैं पाइलोरोप्लास्टी, ओके, ठीक है। पाइलोरस को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ट्रंकल वेगोटमी पाइलोरस और सिलेक्टिव के अंदर सिलेक्टिव ब्रांचेस को काट देते हैं। अब बिलरोथ टाइप 1 और टाइप 2, ओके। तो इस ये क्या होता है, पोस्ट गैस्ट्रिक रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, वो है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम को शायद मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी किया, स्टमक का कुछ पार्ट निकाल दिया, गैस्ट्रेक्टमी किया आपने, ठीक है, ओके। तो रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के बाद जो अर्ली डंपिंग होती है 10 मिनट के बाद होती है। अर्ली डंपिंग में बंदे को एपिगैस्ट्रिक पेन और ब्लॉटिंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो अचानक शुगर रिच फूड होती है, ओके, ठीक है। अब आपने स्टमक का जो पाइलोरस वाला पार्ट वो तो निकाला हुआ है, तो फूड फॉरन एंटर हो जाती है किसके अंदर, क्योंकि पाइलोरस का काम है गैस्ट्रिक एम्टाइम को मेंटेन करना, फूड को स्टोर करना, लेकिन फूड अचानक ही चली गई इंटेस्टाइन के पास, ठीक है। तो शुगर रिच फ्लूइड आया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डायरिया देखने को मिलेगा, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है। जबकि रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज की वजह से 1 घंटे के बाद आपको इंसुलिन की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगी और इसको बोलते हैं लेट डंपिंग सिंड्रोम। मैं दोबारा डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये तो हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को। पेप्टिक अल्सर डिजीज़ परफोरेट हो गया। वंस अगेन इसमें एनसेट की या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की कोई हिस्ट्री मिलेगी, ओके, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ या एनसेट की कोई ना कोई हिस्ट्री मिलेगी, ओके। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें आपको पैरोटिनाइटिस वाले फीचर देखने को मिलेंगे, जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो एब्डोमिनल मूवमेंट है वो रुकी पड़ी होगी पैरोटिनाइटिस की वजह से, या सांस लेने से भी बंदा नहीं मूव करेगा एब्डोमेन को। टैकीकार्डिया होगा, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, बॉट लाइक रिजिडिटी, कार्डिंग हो गई है, रीबाउंड टेंडरनेस हो गई है, बॉवल साउंड एब्सेंट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो उसको डिफरेंशिएट करता है वो चेस्ट एक्सरे है। जिस तरह ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए इन्वेस्टिगेशन और चॉइस अपर जीआई एंडोस्कोपी है, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक होती है। तो जो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज होते हैं इसमें आपने क्या करवाना है, एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू में आपने कराना है, जिसमें आपको गैस अंडर द राइट डायाफ्राम देखने को मिलेगा। लेफ्ट डायाफ्राम में तो स्टोमक का बबल होता है, राइट डायाफ्राम में आपको देखने को मिलती है गैस पेरिटोनियल कैविटी में, इसको बोलते हैं नीमोपेरिटोनियम। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेट हो गया मेडिकेशन लेने की वजह से, यानी अगर किसी को सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया आफ्टर टेकिंग मेडिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो दैट मींस परफोरेटेड हो गया पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो एब्डोमेन में फाइंडिंग क्या होगी, पीरियोडिक एपिगैस्ट्रिक पेन होगा जो कि बैक या थोरैक्स की तरफ रेडिएट कर सकता है, ठीक है। एब्डोमेन टेंस होगा, गार्डिंग होगी, और ये हिस्ट्री है, ये एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स आपको बता रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होती है, मेन जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो एक्सरे चेस्ट इरेक्ट व्यू है, जिसमें गैस अंडर द राइट डायाफ्राम है। सीटी स्कैन ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट होती है, लेकिन इमरजेंसी के अंदर आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता होता। अच्छा, एक्सरे चेस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, कुछ साइन मिलते होती है, क्यूपोला, रेगुलर या फुटबॉल, डिपेंडिंग अपॉन किस शेप की आपको ईयर देखने को मिल रही है, क्यूपोला, रेगुलर, फुटबॉल। इसके अलावा गैस्ट्रोडुओडेनोस्टोमी यानी अपर जीआई एंडोस्कोपी करा लेंगे, और पैंक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए माइलेज के लेवल भी आप
करवा लेते होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपने हॉस्पिटलाइज़ेशन और रिससिटेशन करनी होती है। फ्लूइड्स देके वही आपने एबीसीडी को मेंटेन किया, आईवी फ्लूइड्स दिया ना, जैसे कि एंटीबायोटिक आपने देना शुरू कर दिया। ओके, एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। फिर आपने इसको रिससिटेट करने के बाद लेप्रोटमी करनी है। लेप्रोटमी की पेट खोला और फिर आपने डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज करना है, यानी आपने पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड को निकाल लेना है, नॉर्मल सलाइन से वॉश करना है। अगर सिंपल परफोरेशन है, छोटी सी है, तो आपने मेंटल पैच से रिपेयर करना है, उसको बोलते हैं मॉडिफाइड ग्राहम्स रिपेयर। अगर मैसिव परफोरेशन है तो आपने पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी करनी है, स्टमक के कुछ पार्ट को निकाल देना है, डिस्टल पार्ट को। ओके, और बाकी पार्ट की आपने गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी आपने कर देनी है, जिसको क्या बोलते हैं हम रो एक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। रो एक्स एंड वाई के अंदर जो गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी होती है वो थोड़ी डिस्टल करते होते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन वगैरह ना हो पाए। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे लिखा है कि जो अपर मिड लाइन इंसिजन होता है, ओके, ठीक है। लाइक अब लेप्रोटमी में अपर मिड लाइन इंसिजन दिया, अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो ग्राहम्स ओमेंटल रिपेयर है, और अगर गैस्ट्रिक है तो सिंपल वेज डिसेक्शन बायोप्सी भी हम लेते होते हैं। ओके, आपको पता है कि स्टोमक के जो अल्सर होते हैं वो मैलिग्नेंट भी हो सकते होते हैं, तो बायोप्सी लेना थोड़ा ज़रूरी होता है। ओके, ठीक है। जो एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर होते हैं, मोस्ट कॉमन तो पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यूडेनम में होता है, तो जो एंटीरियर ड्यूडेनल अल्सर होते हैं वो परफोरेट करते होते हैं। जो पोस्टीरियर वाले होते हैं, पीछे एक आर्टरी दौड़ रही होती है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जबकि स्टोमक के अंदर जो ब्लीड होती है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की वजह से होती है। ओके, तो ये जीडी से वैसे रट्टा मार सकते हो। जो अच्छा, वैसे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिखी है मैंने कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन, लेकिन आपका एक्सरे से भी काम चल जाता होता है। ओके, वैसे गैस्ट्रिक वाल्वुलस के लिए लिखी है मैंने। अच्छा, गैस्ट्रिक वाल्वुलस होता है, गैस्ट्रिक वाल्वुलस के स्टोमक की ट्विस्ट हो गया है। ओके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक वाल्वुलस। अब गैस्ट्रिक वाल्वुलस की एक वो होता है बोर्चार्ड साइन होता है, बोर्चार्ड ट्रायड होता है। बोर्चार्ड ट्रायड में क्या होगा, पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, वो वॉमिटिंग देखने को मिलती है, दूसरा एंजियोटियो पास नहीं हो सकती, तो उसको बोलते हैं बोर्चार्ड ट्रायड। और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन है चॉइस कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन होता है। अगर नेक्रोसिस हो गया तो गैस्ट्रेक्टमी करनी है, अगर नहीं हुई तो डीकम्प्रेशन करनी होती है। याद करना कि हमने सिग्मॉइड वाल्वुलस के अंदर भी डीकम्प्रेशन करते थे फ्लेक्सिबल सिग्मॉइडोस्कोपी से, और डिफ्लेशन ऑफ फ्लेटर्स करवाते थे। फिर इसके बाद सिग्मॉइड कोलेक्टमी विद कोलोस्टमी हम करते थे। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अच्छा, स्टोमक के अंदर कोई पार्ट तो उसको बोलते हैं बिजोर, बोलते हैं बिजोर। एक होता है ट्राइकोबिजोर होता है। जो ट्राइकोबिजोर होता है, मैस ऑफ हेयर बाल होती है, जो बालों के गुच्छे होते हैं, अनडाइजेस्टेड बाल होते हैं स्टोमक के अंदर, ओके, उसको बोलते हैं ट्राइकोबिजोर। ओके, ठीक है, यानी बिजोर असल में होता है क्या है, बिजोर होता है कलेक्शन ऑफ सम सब्सटेंस इन द स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर जमा होना उसको बोलते हैं बिजोर। ठीक है, अब जो स्टोमक के अंदर बाल जमा हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइकोबिजोर। जो जिन लोगों को अपने बाल तोड़ने की प्लग करने की आदत है उसको बोलते हैं ट्राइकोटिनोमेनिया, तो उसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें साइकियाट्रिक कंसल्टेशन करनी होती है। बिजोर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पार्ट है जिसने स्टोमक की शेप लेना शुरू कर दी है, तो बालों का गुच्छा जमा हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो रो एक्स एंड वाई ऑपरेशन है, रो एक्स एंड वाई रिकंस्ट्रक्शन है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी के बाद, यानी गैस्ट्रोजुनोस्टमी कर रहे हैं, तो ये मोस्ट इफेक्टिव बैरियाट्रिक सर्जरी के अंदर भी आता होता है। ओके, ठीक है, यानी ये रोएक्स एंड वाई कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल होता है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के तौर पर इस्तेमाल होता है, गैस्ट्रोजुजिनोस्टमी होती है इसमें, डुओडेनोजुजिनोस्टमी भी हम इसमें कर सकते होते हैं। स्टोमक और डुओडेनम और जुजिनम को आपस में जोड़ देते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो है कि अगर जो बिलरोथ टाइप 2 एनास्टोमोसिस होता है, ठीक है, अगर उसकी जो एफरेंट लोब होता है उसकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से एफरेंट लोब सिंड्रोम है। एफरेंट लोब की ऑब्स्ट्रक्शन को बोलते हैं एफरेंट लोब सिंड्रोम है। और कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हो गया। एक सिंड्रोम होता है वैलेंटिनो सिंड्रोम। वैलेंटिनो सिंड्रोम या वैलेंटिनो साइन क्या मतलब होता है, जब पेप्टिक अल्सर डिजीज परफोरेट होता है ना, ओके, फॉर एग्जांपल गट परफोरेट हो गया, तो जो फ्लूइड है या कंटेंट है स्टोमक का वो राइट पैराकोलिक गटर से आ जाएगा राइट इलिक फोसा के अंदर, वहाँ पे राइट इलिक फोसा में पेन करा देगा। जो वैलेंटिनो साइन क्या होता है, राइट इलिक फोसा या राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होना फ्रॉम perforated पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यू टू पस ड्रेनिंग इनटू राइट लोअर क्वाड्रेंट। ओके, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। बाकी इन्वेस्टिगेशन में चॉइस क्या होती है आपकी, इरेक्ट प्लेन एक्सरे होती है। प्रोसीजर आपने क्या करना है, लेप्रोटमी करनी है, क्लोजर परफोरेशन विद ओमेंटल पैच करना होता है। अब पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेन के, ऑपरेशन तो हो गया, पेन की मैनेजमेंट क्या करनी है, तो डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एनाल्जेसिया लेटर को फॉलो करना है कि पीपीए आपने देनी होती है इनके साथ। अगर माइल्ड पेन है तो आपने पैरासिटामोल या एनसेड देनी है सिलोकॉक्सिब। मॉडरेट है तो आपने मॉर्फिन के अंदर जाना है, कोडीन या ट्रामाडोल। और अगर सीवियर पेन है तो स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स मॉर्फिन आपने इस्तेमाल करानी होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। बाकी इरेक्ट प्लेन एक्सरे कराते होती है इसको डायग्नोस करने के लिए। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एनसेड एंटेक फॉर आर्थराइटिस, जो एनसेड होती है कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। कॉक्स एंजाइम जब इनहिबिट हो जाएगा तो स्टोमक के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि साइटोप्रोटेक्टिव होते हैं वो भी कम से कम हो गए, तो स्टोमक एसिड स्टोमक के वाल से कॉन्टैक्ट करेगा, परफोरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने सिलेक्टिव कॉक्स 2 यूज़ करनी है, सिलोकॉक्स
ठीक हो गया। अभी सिलोकॉक्सिब यहाँ पे लिखे हुए थे। मोटिवेट के लिए आप कोडीन इस्तेमाल करते हो और स्ट्रॉन्ग के लिए मॉर्फिन आप इस्तेमाल करते हैं। ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स हो गया। बस यहाँ पे बता दूँ, जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है या बेरियाट्रिक बाईपास सर्जरी होती है, उसमें रो एक्स एंड वाई होता है। लाइक स्टोमक का कुछ पार्ट को निकाल देते हैं, गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी करते हैं और डुओडेनोजुजिनोस्टोमी करते हैं, उसको बोलते हैं रो एक्स एंड वाई ऑपरेशन। इसमें डुओडेनम को आप बाईपास कर देते हैं। जब डुओडेनम को बाईपास करेंगे, ओके, यानी डुओडेनम को जुजिनम से जोड़ दिया, उसका स्टोमक को जुजिनम से जोड़ दिया, तो आपने आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपने करवा दिया है। ओके, अब पेप्टिक अल्सर डिजीज की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? पेप्टिक अल्सर डिजीज का नंबर 1 डिजीज वापस आ गया कि सर्जरी फेल हो गई है। डंपिंग सिंड्रोम है। अर्ली डंपिंग होती है, हाइपोवोलेमिया की वजह से होती है। जो लेट डंपिंग होती है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से देखने को मिलती है। एल्कली या बाइल का रिफ्लक्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपने डुओडेनम, ओके, जो एल्कलाइन सिक्रेशंस है वो सारी यहाँ पे आ जाती है, स्टोमक में वापस आ सकती है। तो अल्कली या बाइल रिफ्लक्स हो सकता है। पोस्ट वेगोटमी डायरिया आपको देखने को मिल सकता होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्टाइम नहीं देखने को मिलेगी। स्टोमक का कैंसर या गाल स्टोन हो सकते हैं, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है आयरन या कैल्शियम की। ओके, जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं मोस्टली क्या करवाते हैं? परफोरेशन, और डुओडेनल अल्सर मोस्टली क्या करवाते हैं? ब्लीडिंग करवाते होते हैं। लेकिन ओवरऑल जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग, परफोरेशन और ऑब्स्ट्रक्शन है। गैस्ट्रेक्टमी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ओके, अगर नॉन ब्लीडिंग विजिबल वेसल है तो टाइप 2A के अंदर आता होता है। फोरस क्लासिफिकेशन है। क्रूकनबर्ग ट्यूमर का जो रूट ऑफ सेपरेट होता है वो रिट्रोग्रेड लिम्फेटिक्स होता है। ठीक है, ओके, रिट्रोग्रेड लिम्फेटिक्स होता है, जो कि क्रूकनबर्ग जो कि बायलैटरल ओवरी को इन्वॉल्व करना शुरू कर देता है। एक जिस्ट होता है, जिस्ट के अंदर CD17 और डोग 1 होता है। सार्कोमा होता है, डेट मीन्स हीमेटोजेनस सेपरेट होगा। ड्रग इमेटिनिब इस्तेमाल कराएंगे। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कॉन्ट्रास्ट इन सिटी स्कैन और पेट बायोप्सी होती है। सॉरी, पेट स्कैन होता है। बायोप्सी आपने कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि ये वेसल्स वाला होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सेगमेंटल रिसेक्शन होती है 2 सेंटीमीटर की, और इमेटिनिब आप इस्तेमाल करते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर में बोन मैन क्लासिफिकेशन होती है। टाइप 4 का मतलब है डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिव है, सारी वाल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे लिनाइटिस प्लास्टिक का और लेदर बॉटल अपेनेस करवा देगा। इसोफेजियल या गैस्ट्रिक, ओके, अच्छा, एसोफेगल और गैस्ट्रिक, अच्छा, जो कैंसर होते हैं वो वेट लॉस करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिम्फ नोड्स लिखे हुए हैं स्टोमक के कैंसर में। अगर विशु लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेगा, ओके, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर मैस, तो उसको ट्रोजियर साइन कहते हैं। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेरी अम्बिलिकल, बायलैटरल ओवरी या क्रूकनबर्ग, आयरिश नोड्यूल है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर सकता है। मोस्ट कॉमन साइट एंट्रम में होती है। ओके, ठीक है, जो अर्ली होते हैं कैंसर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा के, जो अर्ली कैंसर होते हैं वो म्यूकोजा को इन्वॉल्व करते हैं। जो लेट होते हैं वो अर्ली म्यूकोजा सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करते हैं। जो एडवांस होते हैं, ओके, अगर सॉरी फॉर दैट, अच्छा, अगर एडवांस है, प्रोक्सिमल पार्ट है, तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी विद इसोफेजोस्टोमी, इसोफेगोजुजिनोस्टोमी करनी होती है। डिस्टल है तो डूडिनो डूडिनो गैस्ट्रेक्टमी करनी होती है, और बाद में आपने क्या करना होता है? गैस्ट्रोजुजिनोस्टोमी आपने करनी होती है। ठीक है, ये बस एक कैंसर का ट्रीटमेंट है, इनको बस देख लेना। अच्छा, यहाँ पर लास्ट है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की है, या डायबिटीज़ है, या पायलोरिक स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा। इन 3 कंडीशन के अंदर सर्जरी, डायबिटीज़ या पुअरली फंक्शनिंग स्फिंक्टर है। तो जो स्टोमक के कंटेंट होते हैं, ओके, रोटी खाने के बाद डुओडेनम के अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें डायरिया और हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। जो अर्ली होती है वो 10 से लेकर 30 मिनट के बाद होती है। अब होता क्यों है कि जो हाइपर ऑस्मोलर काइम होता है वो डुओडेनम में एंटर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑस्मोटिक एक्सपांशन होगी, स्मॉल बाउल के ल्यूमेन की, और डायरिया और ब्लॉटिंग देखने को मिलती है। लेट 1 से लेकर 2 घंटे बाद होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, इंसुलिन ज़्यादा होती है, और रीबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया करवा देती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते होते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे इसकी कॉम्प्लिकेशन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है। ओके, जो अर्ली होता है वो म्यूकोजा सब म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता होता है कैंसर। ऑलमोस्ट ये हो गया टॉपिक।